नमस्कार। इस स्पेशल वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार का आयोजन हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल द्वारा किया गया है। मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा नैयर धवन। आज हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे जो स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपके ऐसे कई सवाल होंगे जिनके जवाबों की तलाश होगी आपको। आज इस वेबिनार में सरल भाषा में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल की बीमारियों और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अर्पित, बढ़ती उम्र में हृदय संबंधी समस्या होने की क्या रिस्क है? हेलो एवरीवन। बढ़ती उम्र में हृदय समस्या होने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एज अपने आप में एक फैक्टर है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म खराब होता है। एंड एज यू नो के विद एजिंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, ये सब चीजें आती जाती हैं। और आजकल जो लाइफस्टाइल चली रहा है, लोगों को स्मोकिंग, अल्कोहल, दिस आल्सो इंक्रीजेस एज वी ग्रो अप from our adulthood, to more than 50 years of age. So uncontrolled diabetes, uncontrolled blood pressure, uncontrolled stress factor, not able to exercise and eating unhealthy food, this is one of the main reasons that heart problems are increasing in our daily routine life. तो डॉक्टर अर्पित, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनको कोई रन कर सकता है ताकि वो प्रोएक्टिवली अपने दिल के हेल्थ के बारे में पता कर सके? So after the age of 40, I think echo and a treadmill test. Echo एक बहुत ही छोटा अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, जो कि 5 मिनट्स में परफॉर्म हो सकता है। एंड ट्रेडमिल टेस्ट इज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, एट द सेम टाइम हम ईसीजी लगातार मॉनिटर करते हैं। तो ये दो टेस्ट अगर नॉर्मल है तो हम एक पेशेंट को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम उसको नहीं है, और अगर है भी तो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको डरने की जरूरत रहे। तो आफ्टर द एज ऑफ 40, एवरी 3 इयर्स में ये चेकअप हमें कराते रहने चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, देन एवरी ईयर यू शुड गो फॉर इको एंड ट्रेडमिल टेस्ट। एंड अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चलने फिरने में आपकी असामान्य तरीके से सांस फूलती है, छाती में भारीपन होता है, जल्दी थक जाते हैं, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। और ये कम उम्र के लोग के साथ भी हो सकता है कि सिर्फ आफ्टर 40 अगर ऐसे कोई लक्षण हो कि ब्रेथलेसनेस है, चलते हुए, सिर्फ तभी डॉक्टर को मिलना चाहिए? नहीं, ये कम उम्र के साथ भी लोगों को हो सकता है, पर कम उम्र के संग हम देखते हैं कि चलने फिरने में सांस फूलना या चलने फिरने में छाती में भारीपन होना, ये सिम्टम्स कम होते हैं। सडन हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कम उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस उन्हीं को होते हैं हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, मॉर्बिड ओबेसिटी, असामान्य तरीके से मोटापन, या जिनके परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम चली आ रही है, तो वो लोग हाई रिस्क पे रहते हैं। ऐसे लोगों को ये चेकअप कराने में कोई नुकसान नहीं है। और चेकअप आप करा भी लो, लेकिन अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल और ये बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे तो यू आर एनी टाइम एट वेरी हाई रिस्क फॉर हार्ट अटैक्स। और ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? क्योंकि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सब चीजें ना घर पे भी मॉनिटर हो सकती हैं। राइट। सो ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हार्ट पे लोड डालता है एंड इट प्रीडिस्पोजेस फॉर हार्ट अटैक। हार्ट रेट जो होता है, धड़कन जिसको हम कहते हैं, तेज धड़कन गलत चीज है। इंसान की धड़कन 70-80 तक रहनी चाहिए। अगर उसकी धड़कन 100 से ऊपर चल रही है रेस्ट करने पे भी, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर हार्ट रेट कम है तो ये एक अच्छा साइन है। 60-70 हार्ट रेट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी हार्ट। ओके। एंड ब्लड प्रेशर भी जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा, हार्ट डिसीज और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। और ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? इसमें स्ट्रेस का कोई रोल है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है और इमीडिएट इम्पैक्ट एक्चुअली ब्लड प्रेशर पे आता है। क्या ये सच है? एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हैज डायरेक्ट लिंक विद द ब्लड प्रेशर। अगर आप स्ट्रेस में है तो ब्लड प्रेशर का हाई होना बहुत ही स्वाभाविक है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो। तो जो लोग कंटिन्यूअसली मेंटल स्ट्रेस पे रहते हैं, दे डू हैव अ हाई टेंडेंसी ऑफ ब्लड प्रेशर। तो स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करना बहुत जरूरी है। टॉक टू योर पार्टनर, हैव अ सोशल गैदरिंग्स, मेडिटेशन। स्ट्रेस को रिलीव करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Mental stress is a very important cause of high blood pressure,
एंड ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज जहाँ मेडिसिन बहुत पुअर रिस्पॉन्ड करती हैं। डॉक्टर अर्पित, आपने बात की स्मोकिंग और अल्कोहल की और ये कैसे हृदय को इफेक्ट करते हैं। अब और कोई ऐसी बिहेवियर्स हैं या गतिविधियां हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए? इन दोनों चीजों के अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम जो कहते हैं ना आजकल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर नॉट मोबिलाइजिंग अराउंड लेस देन 2000 स्टेप्स पर डे लेते हैं, तो दिस आल्सो इज नाउ बिकमिंग अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज। द न्यू स्टडीज विच हैव कम अप इज लाइक के अगर जो इंसान डेली 8000 स्टेप से ज्यादा चल रहा है, तो वो अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स को 30% तक कम कर सकता है। तो जितना आप चलेंगे, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, और उतना ही हार्ट डिसीज आने के चांसेस आपके काफी कम हो जाएंगे। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिसीजेस। एंड इसके अलावा जो हम लोग बाहर का खाना, फास्ट फूड एंड रिफाइंड आइटम्स एंड री यूज्ड ऑयल में जो खाना खाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, एंड जिससे हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और कोई भी डिसीज, हार्ट, किडनी या स्ट्रोक, खासकर हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, बट जो आप कह रहे हो कि एक्टिव रहना चाहिए। लोगों को अगर यूजुअली ये बहाना होता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, इतने बिज़ी रहते हैं, काम पर जाना होता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तब गाड़ी में बैठे रहते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, टाइम कहाँ है एक्टिव रहने का? कोई इसका सॉल्यूशन है क्या? सो फॉर माय पेशेंट्स, जब भी वो मेरे को बोलते हैं, तो आई गिव देम अ वेरी सिंपल एडवाइस। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे ना, आपको बस 1 घंटे में 5 मिनट चलना है। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लेंगे ना कि 1 घंटे में 5 मिनट चलने की आदत बना लेंगे, तो 24 आवर्स में यू विल मेक अ हैबिट ऑफ मूविंग अराउंड बाय 2 आवर्स। दैट विल रफली इक्वेट टू 12,000 स्टेप्स। ओके, 12,000 नहीं तो कम से कम 8 से 10,000 स्टेप्स भी हम इस फॉर्मूले पे चल पाए, तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और 1 घंटे में 5 मिनट चलना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर एनीवन। ओके, और सो इससे थकावट भी नहीं होगी। इससे थकावट भी नहीं होगी, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल हैव अ मोटिवेशन कि हाँ मेरे को अब चलना है। एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे। डोंट गो टू जिम इफ यू डोंट हैव टाइम, डोंट गो फॉर लॉन्ग रनिंग। जस्ट अपने रूम में ही, जो रूम आपका मुश्किल से थोड़ा सा 10-5 मीटर का होगा, उसमें ही अगर आप लगातार 5 मिनट चल लेंगे, तो दैट विल ऑल्सो काउंट टू योर मोर्टेलिटी बेनिफिट बाय इंक्रीजिंग योर स्टेप काउंट्स। राइट। फैमिली हिस्ट्री हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके ग्रैंडफादर, फादर, मदर या इनडायरेक्ट रिलेशंस में भी हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक आ रखा है, सो ट्रस्ट मी, यू आर हाईली रिस्क एंड हाईली प्रोन फॉर हार्ट अटैक। ऐसे पेशेंट्स को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का रेगुलर चेकअप करा के, उसको जो एलडीएल लेवल जो हम कहते हैं, उसको 70 से कम मेंटेन करना चाहिए। They should to never engage in unhealthy lifestyle like eating outside food and having smoking and drinking as their habits. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज रहनी चाहिए, और हर ईयर उनको एक कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करके इको एंड ट्रेडमिल टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर ब्लॉकेज बढ़ रहे हो तो उसको हम हार्ट अटैक में तब्दील ना होने दें। उससे पहले ही हम 80-90% ब्लॉकेज को ही हम ट्रीट कर लें। ठीक है। डॉक्टर अर्पित, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला। कोलेस्ट्रॉल हृदय पे कैसे प्रभावित करता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ये क्या है? मतलब इसका क्या इक्वेशन होता है? सो कोलेस्ट्रॉल कराते वक्त, लिपिड प्रोफाइल कराते वक्त, देयर आर 5-6 पैरामीटर्स। उसमें से 2 पैरामीटर्स जो है, वन इज एलडीएल लेवल्स एंड वन इज ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो ये 2 पैरामीटर्स आर बैड पैरामीटर्स। इन दोनों को कंट्रोल जितना आप एग्रेसिवली कर लेंगे, चांसेस ऑफ बॉडी इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट डिसीज विल कम डाउन टू वेरी लेस। एंड एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं आती है। ओनली द हेल्दी लाइफस्टाइल, going more into physical activities, stop taking nicotine will increase your good cholesterol. So LDL and triglycerides को कम करें, HDL को बढ़ाएं, तो that will reduce your heart disease. डॉक्टर अर्पित, आपने पहले हमें बताया था कि 40 होने के बाद हर 3 साल एक आपको एको टेस्ट और ईसीजी कराना चाहिए। And और treadmill test कराना चाहिए। हाँ, और अगर
लोगों को लगे कि इसके लिए टाइम नहीं है, तो क्या लिपिड प्रोफाइल काफी है ये टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि Lipid, हार्ट हेल्थ क्या है? no, lipid profile is not a test for heart health. It is one हम्म, of the parameters like checking your diabetes, checking your blood pressure, checking your lipid profile. आपको हम्म, लिपिड प्रोफाइल परफेक्टली नॉर्मल हो सकता है, सालों तक नॉर्मल रह सकता है, बट स्टिल यू मे लैंड इनटू सीवियर हार्ट डिसीज. Lipid profile is one of the many causes which may lead into your heart bad health. Okay, तो लिपिड प्रोफाइल के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि आपका हार्ट हेल्दी है कि नहीं है. हाँ, लिपिड प्रोफाइल खराब है तो डेफिनेटली इसको करेक्ट करना जरूरी है, देन यू आर मोर एट रिस्क फॉर योर हार्ट डिसीजेस. हम्म, ठीक है। तो आपका ये अभी भी मानना है, एक बार आप रिपीट करके बता सकते हैं कि क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन से टेस्ट रन कर सकते हैं किस उम्र के बाद, ताकि हम प्रोएक्टिवली अपने हार्ट की हेल्थ को ट्रैक कर रहे हो? सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लुक एट योर सिम्टम्स ना. अगर आपको लगता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जब काम करते हैं आपको ये जल्दी सांस फूलना या छाती में भारीपन के सिम्टम्स हैं, then तो you should immediately consult your cardiologist and go for the test of cardiac checkup. Otherwise, also after the age of 40 years, every 3 to 5 years, go for a routine. Rest assured that we don't have any significant problem. और जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हाई रिस्क फैक्टर्स एज इफ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें, देन तो एवरी ईयर वी शुड गो फॉर एन इको एंड टीएमटी टेस्ट टू रूल आउट वेदर के हार्ट डिसीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. ओनली टू टेस्ट, इको एंड ट्रेडमिल टेस्ट, विल टेल अस कि वेदर हमारे अंदर हार्ट में ब्लॉकेजेस जैसी कोई खास समस्या है कि नहीं है. अगर इन दोनों टेस्ट में दिक्कत आती है देन वी नीड टू गो फॉर एंजियोग्राफी. ठीक है। और हम बता सकते हैं एंजियोग्राफी क्या होता है, क्योंकि इसको भी सुन के लोग डर जाते हैं? सो एंजियोग्राफी इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर. इट जस्ट टेक्स 5 minutes. और जिस तरह से आजकल टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, अब एंजियोग्राफी हम पैर से नहीं हाथ से ही कर सकते हैं. फ्रॉम द पंचर टू गेटिंग द पेशेंट्स आउट फ्रॉम द कैथ लैब, इट जस्ट टेक 5 minutes टू परफॉर्म एंजियोग्राफी. और केवल 2 ml का लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगता है, पेशेंट को बेहोश नहीं करना होता है. वी कैन इजीली टॉक विद द पेशेंट व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, एंड इट इज सेफ एंड इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव. एंड पेशेंट नीड नॉट टू वरी कि हम एंजियोग्राफी कराने चाह रहे हैं, अरे हमारे तो स्टेंट पड़ जाएगा. विश्वास रखिए, जैसे हम लोग अपने हॉस्पिटल में पर मंथ 150 एंजियोग्राफी करते हैं, पर स्टेंट हम लोग तो मुश्किल से 40-50 डाल पा रहे हैं. तो इसका मतलब है बाकी एंजियोग्राफी में या तो बीमारी ज्यादा नहीं आ रही है या फिर वो लगभग नॉर्मल आ रही है. तो एंजियोग्राफी को आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह लें. ये मत सोचें कि आपके हार्ट के अंदर जाके हम कुछ उसमें करेंगे या स्टेंट ही डाल देंगे. एंड अगर ये नॉर्मल आती है तो आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वी आर फ्री फ्रॉम हार्ट डिसीज. ठीक है, तो इसको डायग्नोस्टिक की तरह ही देखना चाहिए। राइट. ठीक है। आपका कोई आपके पास टिप्स हैं टू प्रिवेंट सडन हार्ट अटैक इन यंगर पीपल? क्योंकि आजकल हम काफी ऐसे खबरें सुनते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो 30s में उनका हार्ट अटैक हो रहा है, सडन हार्ट अटैक। क्या ये स्लीप इश्यूज से रिलेटेड है? अगर मतलब आप एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पर ठीक से नहीं सोते, क्या आपकी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? और इफ यू आर नॉट स्लीपिंग गुड, आपका स्लीप स्ट्रेसफुल है और आपका स्लीप टाइम भी डिक्रीज है, देन ऑल्सो योर बॉडी इज एट स्ट्रेस. ऐसे लोग अगर अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएंगे तो वो बढ़े हुए जरूर रहेंगे. तो लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक. एंड जो लोग रेगुलर जिम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, दे आर टेकिंग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स. दे आर टेकिंग आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रेटिनिन, and I don't know what all they are taking, but these may cause inflammatory response from your body towards these products, which can lead to cardiomyopathies. हार्ट की पंपिंग कम कर सकते हैं और हार्ट अटैक भी दे सकते हैं, और एबनॉर्मल धड़कन एरिथमियास को भी ये प्रमोट कर सकते हैं. सो जिम करना बहुत अच्छी चीज है, पर उसको रेगुलर ट्रेनर के संग करें. आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आर्टिफिशियल होते हैं उसको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे को लगता है. एंड उस वक्त अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है डॉक्टर अर्पित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत सारी जानकारी दी है हार्ट हेल्थ के ऊपर, कैसे हम प्रोएक्टिवली अपने हार्ट की हेल्थ को एड्रेस कर सकते हैं। आपने कहा कि बैड बिहेवियर्स, लाइफस्टाइल रिस्क, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हमें अवॉइड करना चाहिए।
हमें रेगुलर एक्सरसाइज या प्रोडक्टिव या एक्टिव रहना चाहिए, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दी गई जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी। हम सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल्स की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के लिए आपसे जुड़ने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष शर्मा, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी स्वास्थ्य और उससे जुड़ी चिंताओं पर बात करेंगे। डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आशीष, किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या है? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, किडनी खराब करने के शुरुआती लक्षण पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब तक 60 से 70% तक किडनी डैमेज नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। और उसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं पैरों में सूजन आना, पेशाब की मात्रा यानी कि यूरिन आउटपुट कम हो जाना, सांस फूलना, शरीर में खुजली पैदा हो जाना, पेशाब में झाग बनना यानी कि फ्रॉथी यूरिन, एंड कई बार आपको ये भी हो सकता है कि खून की कमी हो जाना, कमजोरी महसूस होना, भूख न लगना। तो इसमें से कुछ सिम्टम्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत जनरलाइज्ड है, किसी को भी हो सकते हैं, कुछ बड़े स्पेसिफिक हैं, बट मोटे तौर पे यही शुरुआती सिम्टम्स होते हैं किडनी डिजीज अगर हो रही है तो। डॉक्टर आशीष, अगर किसी को कोई किडनी कंडीशन है तो ये कोई स्पेसिफिक एज प्रोफाइल पे आती है? कौन किनका रिस्क ज्यादा होता है किडनी डैमेज का? देखिए, किडनी डिजीज का कोई एज प्रोफाइल नहीं है। मेरे पास यहाँ पर 1.5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का पेशेंट है किडनी का। किडनी की डिजीज एक बहुत बड़े वेरिएबल ट्री के नीचे फैली हुई है, जिसमें कि जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता है कि शुगर से अगर होता है तो किडनी खराब हो सकती है, आपको अगर बीपी है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। ये वो पैटर्न्स हैं जहां पर कि आपको 40, 50, 60 साल के बाद ही किडनी खराबी शुरू होगी, क्योंकि शुगर या बीपी को किडनी खराब करने के लिए 15 से 20 साल चाहिए। बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि शुगर से रिलेटेड नहीं है, जो कि यंग एज में आती हैं, बहुत यंग एज में। मेरे पास बच्चे बहुत हैं, एक्सटेंसिव, मतलब मल्टीपल, जहाँ पर कि किडनी की दिक्कत हुई है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ उनके पेशाब में झाग बनने लगता है, या यंग एज ग्रुप जिसमें 20 साल से या और उससे कम एज ग्रुप के आसपास के आते हैं, जहाँ पर कि एकदम से एबनॉर्मल बीपी एट एबनॉर्मल एज, मतलब मान के चलिए 20 साल का बंदा जिसके बीपी 200 पहुंच गया, which is abnormal BP at abnormal age, which is suggestive of severe kidney disease involvement, which is known as glomerulonephritis, which can come at any age. Then आज की तारीख में ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आर वेरी कॉमन, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, एंड पेन किलर्स आर डायरेक्ट टॉक्सिन टू द किडनी. And then stones, kidney stones are very important cause of kidney disease, kidney failures. Even they can finish the kidneys. Then many times people, they take artificial weight gainers, stone, things like that, increase their weight, increase their muscle mass. So there is a huge big range of things which can have an impact on kidney, and early diagnosis is very important in that situation. डॉक्टर आशीष, किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं? और ये जो आपने कहा कि पेन किलर से भी इफेक्ट हो सकता है आपकी किडनी पे, क्योंकि बुखार में लोग पेन किलर काफी लिखते हैं। पेन किलर्स काफी आम हो गए हैं पैरासिटामोल की तरह। Right. So paracetamol actually is not a painkiller, which I am talking about. Paracetamol is यानी कि बुखार के लिए होता है, but it also has the property of killing pain.
मैं जिनकी बात कर रहा हूँ पेन किलर्स विच आर एक्चुअल पेन किलर्स, यानी कि जैसे कि वोवरॉन, या आपने सर दर्द के लिए सैरिडोन ले लिया, या फिर हाँ। कॉम्बीफ्लैम ले लेते हैं, या फ्लेक्सोन ले लेते हैं, या टैबलेट नाइस ले लेते हैं, निमोसिलाइड। दीज आर ऑरल, या फिर कीटोरोलैक ले लेते हैं। दीज आर ऑल पेन किलर्स who are direct toxin to kidney. They can kill your kidneys, they can finish your kidneys, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एंड पहला सवाल आपने जो पूछा, किडनी स्टोन क्यों होते हैं? देखिए, पहला किडनी स्टोन होने का कारण है मेनी टाइम्स आपकी अपनी ससेप्टिबिलिटी। मेनी टाइम्स किडनी के अंदर से बनावट इस तरह की होती है कि उसके अंदर किंक्स आ जाते हैं। तो जहां पर किंक होगा वहां पर ब्लड फ्लो इस तरीके से होगा कि वहां कुछ ना कुछ जमा होता जाएगा और उस टाइम में स्टोन्स बन जाते हैं। कुछ जगहों का पानी इस तरीके का होता है, अगर पानी हार्ड वाटर है तो स्टोन फॉर्मेशन बहुत हाई हो जाता है। देन डाइट की वजह से हो सकता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम यूरेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। तो again, it's a very huge variable tree of the reason of formation of kidney stones, and it also varies depending upon what kind of water you are drinking. डॉक्टर आशीष, भारत में किडनी मरीज प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मैम, किडनी डिजीज भारत में नहीं, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इंडिया में ही नहीं बढ़ रहे हैं, बट आई विल एड वन मोर थिंग। आज की तारीख में डायग्नोस्टिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। कोरोना के बाद लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर जागरूकता और ज्यादा महसूस हुई। जब लोग ज्यादा टेस्ट कराते हैं, ज्यादा जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डायग्नोसिस भी जल्दी बनती है। नंबर वन। नंबर टू, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज अगेन ए रीजन। Then India again still is a country where over-the-counter medication is very easy. You cannot take any medicine you want in a European country or American country, but in India आप कुछ भी ले सकते हो मेडिकल स्टोर से जाके। And then people don't want to go to a doctor. I mean, whosoever is watching this thing, I'm directly saying कि हमारे देश में हम लोग कपड़ा अच्छा पहनना चाहते हैं, मोबाइल महंगा खरीदना चाहते हैं, खाना अच्छा खाना चाहते हैं, बट हम डॉक्टर वो चुनते हैं जिसकी फीस सबसे सस्ती है या जो देख ही नहीं रहा है, और हम फिर बड़े खुश हैं कि बड़ा सस्ते में देख रहा है। एंड व्हेन देयर इज अ ट्रीटमेंट विदाउट डायग्नोसिस, थिंग्स ऑलवेज वर्सन। तो इंडिया में किडनी की डिजीज इसलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, and people are going beyond their ways to attain something, दवाइयां ले रहे हैं, and rest is climate and environment. डॉक्टर आशीष, टेस्ट कैसे कराएं किडनी के? क्या टेस्ट होते हैं किडनी हेल्थ की जानकारी के लिए, और क्या ये तभी करने चाहिए कि जब आपने जो कुछ सिम्टम्स बताए जो थोड़े स्पेसिफिक है, फ्रॉथिंग इन द यूरिन या चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द यूरिन, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या और कब कराने चाहिए? देखिए, मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगा इस सिचुएशन को। इफ योर एज इज लेस देन 40 और इफ योर एज इज मोर देन 40। इफ योर एज इज मोर देन 40, देन आई गेस वंस इन अ ईयर एक बड़ा बेसिक सा यूरिन का एग्जांपल विच इज नोन एज यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, एक हीमोग्लोबिन एंड एक यूरिया क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज गुड एनफ। प्लस अगर आप अच्छा अपने आप के लिए और कॉशियस हैं तो अल्ट्रासाउंड KUB, दिस इज वेरी गुड एनफ वंस इन ईयर और वंस इन 2 ईयर टू डू इट, जिसमें कि यूरिन रूटीन सबसे सस्ता और सबसे सटीक टेस्ट है जो कि आपको आइडिया दे सकता है या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कि आपकी किडनी में कुछ दिक्कत शुरू हो चुकी है। मेनी टाइम्स आपको यूरिया क्रिएटिनिन या KFT जिसे आजकल लोग कहते हैं उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यूरिन में मिल जाएगा। I'll go below 40, यानी कि 40 साल से कम आपकी एज है, तब आपके ऊपर आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आई जस्ट सेड कि अगर आपकी एज 40 साल से कम है और आपका बीपी बिना बात के शूट अप हो रहा है, इट इज रीचिंग इन 200s एंड यू आर रिक्वायरिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट। मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी में खराबी है या जो डायलिसिस पे एक्चुअली आ चुके हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि किडनी क्यों खराब हुई तो वो कहते हैं बीपी से। अब किसी को जन्म से होते से बीपी हुआ नहीं होगा,
सो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर एट एबनॉर्मल एज इज अ किडनी प्रॉब्लम। तो अगर आपकी ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर कि आप यंग हैं लेकिन आपको पैरों में सूजन आ रही है, आपको यूरिन कम आ रहा है, यूरिन गाढ़ा आपको दिख रहा है, येलोइश यूरिन दिख रहा है, फ्रॉथी यूरिन है, आपका बीपी शूट अप हो रहा है, then you should do these tests and also consult a nephrologist because many times बीपी कंट्रोल करते रह जाते हैं और किडनी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जिसका यंग एज पे ब्लड प्रेशर हाई है उनको डेफिनेटली नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। Exactly. ट्रीटमेंट ऑप्शंस में डायलिसिस होता है, पर समाज में डायलिसिस को लेके कौन से भ्रम या गलत धारणाएं हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली धारणा इससे पहले लोगों की है कि किडनी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है और पूरी ठीक हो सकती है अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं और आपकी करेक्ट डायग्नोसिस बनी है तो किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और इसका ज्वलंत एग्जाम्पल मेरी ओपीडी में मेरे पास हजारों की तादाद में है। नंबर वन, डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस भी एक इलाज है। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ मात्र किडनी एक इकलौता ऑर्गन है जिसके फंक्शन ना करने के बावजूद या खत्म होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी चलती रहेगी एक प्रोसीजर के थ्रू। तो डायलिसिस इज अ सपोर्ट, डायलिसिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ सपोर्ट। नाउ इट कुड बी अ टेम्पररी सपोर्ट, यानी कि आपकी किडनी, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी को पोलियो हो गया बचपन से तो वो जिंदगी भर बैसाखी लगा के चलेगा, तो जिंदगी भर के लिए बैसाखी उसका सपोर्ट बन गया। बट अगर किसी के पैर की हड्डी टूट गई तो 2-3 महीने में जब तक हड्डी जुड़ेगी ही विल नीड सपोर्ट, बैसाखी चाहिए। या किसी के पैर में स्प्रेन आ गया बहुत सीवियर, उसको 4-5 दिन चलने के लिए बैसाखी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी दोनों की क्या पैर खराब हो गया, बट स्टिल दे आर रिक्वायरिंग सपोर्ट, बैसाखी चाहिए। ऐसे ही किडनी में भी टेम्पोरेरी डिजीज आती है, टेम्पोरेरी फेलियर्स आते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो पॉइजन की वजह से हो, चाहे वो किसी और चीज की वजह से हो। और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ उस डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, किडनी को ठीक किया जा सकता है। सो ये पहली चीज है। और दूसरा, डायलिसिस से लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उसको एक एक भ्रम, उसको एक डर बना दिया गया है। डायलिसिस आपकी जान बचाता है, डायलिसिस से आप जिंदा रहते हो, डायलिसिस से आप लंबा चलते हो। जो काम आपकी किडनी नहीं कर पा रही है वो उस टाइम पे डायलिसिस कर रही है। डायलिसिस से नुकसान तब होता है जब लोग टाइम से जो उनको बताया गया है उसके हिसाब से डायलिसिस नहीं करवाते। बट डायलिसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफी प्रभाव डालता है, ये तो आप मानेंगे ही, राइट? नहीं, डायलिसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, जो कि अगर आप डायलिसिस नहीं कराएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स हो जाएगी। वो पेशेंट जिसकी किडनी खत्म हो चुकी है, यानी कि जीरो हो चुकी है, अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो या तो लाइफ नहीं रहेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी वर्स। सो ट्रस्ट मी, डायलिसिस और डायलिसिस की मैम इंडिकेटर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू जज अ डायलिसिस, उसमें एक टर्मिनोलॉजी इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम डायलिसिस की कितनी अच्छी एफिकेसी ऑफ डायलिसिस में एक टर्मिनोलॉजी है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इट एक्चुअली इंप्रूव्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट। तो आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में क्या कहेंगे, और इसकी स्टेज कब आती है, और इसकी क्या एफिकेसी होती है? हाउ सक्सेसफुल इज दिस? Okay, so kidney transplant is actually theoretically known as the treatment of kidney failure, और किडनी CKD इसको हम कहते हैं स्टेज 5D, और ESRD जिसमें कि एंड स्टेज रीनल डिजीज कहा जाता है, जहां आपकी किडनी खत्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस उसका इलाज नहीं है, डायलिसिस सपोर्ट है। ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट को कहा जाता है। थ्योरेटिकली बुक्स में जो लिखा है कि ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। इसकी स्टेज कब जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। मेनी टाइम्स लोग या उनके नेफ्रोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करते हैं, तो डायलिसिस शुरू होने से पहले ही लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, जिसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अदरवाइज डायलिसिस शुरू होने के बाद कराते हैं। ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इज एन वेरी इजी, it's not very complicated surgery, and success rates are very good in good hands. So efficacy, again, as I said, it is related to the success of kidney transplant. Problem is availability of donor, because हमारे देश में इंडियन ट्रांसप्लांट लॉ और ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ जो है उसमें द डोनर आपके घर से ही होना चाहिए। So availability of donor is the first problem, and second, money.
an average transplant costs, because in India transplant जो है वो mostly private sector में ही होता है. An average transplant costs around 8 to 10 lakhs total, and after transplant के भी उसके बाद आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं. तो money is a problem for an average Indian person, and in government hospital ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है, बट वहां आपकी लाइन इतनी लंबी है कि दैट यू विल हैव टू वेट हाउ मच, नोबडी नोज. बट ट्रांसप्लांट इज गुड, इन गुड हैंड्स. ऑब्वियसली इट इज द ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष हमसे बात करने के लिए और किडनी हेल्थ के बारे में सारी ऑडियंस को समझाने के लिए. अपनी किडनीज के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे भ्रम नहीं पाने चाहिए कि डायलिसिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर यू. इट इज अ गुड सपोर्ट for a good and productive life, for a quality of life that is worth living. Thank you so much, Dr. Ashish, for speaking with us. Thank you very much. Have a nice day. आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है. हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दी गई जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी. हम सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं. याद रखें, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती. अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें. हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल्स की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के लिए आपसे जुड़ने की उम्मीद रखते हैं. नमस्कार. आज हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. गुप्ता, न्यूरोसर्जन, जो ब्रेन स्ट्रोक और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे. डॉक्टर गुप्ता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर गुप्ता, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. ब्रेन स्ट्रोक और इसको ब्रेन अटैक और पैरालिसिस, ये सिनोनिम्स वर्ड हैं और लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हार्ट अटैक की तो अवेयरनेस है, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में. ये सडनली इसके जो लक्षण हैं उनसे हम इनको पहचानते हैं, ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को. इसके जो लक्षण होते हैं, इसका एक न्यूमोनिक बनाया है, बी फास्ट. बैलेंस, किसी को अचानक से बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो. ई फॉर आई में देखने में दिक्कत हो, विजन लॉस हो जाए, दो अचानक से दिखाई देने लगे या बोलने में उसको दिक्कत होने लगे. FAST फास्ट, फेस पे या तो चिट्टेड़ापन आ जाए, आर्म में वीकनेस आ जाए. और FAST टाइम टू एक्ट, टाइम इज ब्रेन. तो जैसे ही आपको ये लक्षण दिखें तो आप समझ लें कि आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक हुआ है. क्या ये सारे सिम्टम्स एक ही साथ होते हैं? क्या हो सकता है कि आपके फेस में आपको लगे कि एक साइड पे आपको फीलिंग नहीं आ रही, आपका आईब्रो नहीं हिल रहा है? कब हमें अलार्म करना चाहिए या डर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम एक साथ ही हों. इनमें से एक या दो सिम्टम भी हो सकते हैं. अचानक से तेज सर दर्द होना, या अचानक से आवाज चली जाना, या अचानक से तेज सर दर्द के साथ बेहोश हो जाना, या एक हाथ या पैर में कमजोरी आ जाना, या आवाज लड़खड़ाने लगना. अगर इसमें से एक या दो सिम्टम भी आ रहे हैं तो आप इसको ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण मानेंगे और ब्रेन अटैक या पैरालिसिस का एक लक्षण मानेंगे, और इसको आपको ब्रेन स्पेशलिस्ट या स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाके स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से. ठीक है. डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाथ या पैर में वीकनेस, इसका क्या मतलब है? वीकनेस मतलब आप अपना हाथ उठा नहीं पा रहे हैं. हाउ कैन यू टेल माय हैंड और माय लेग इज वीक? मतलब अचानक से, जैसे अभी आपके हाथ पैर काम कर रहे थे, आप चल फिर रहे थे, आप अचानक से आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, खड़े होने में दिक्कत होने लगे, आपका हाथ ही ना उठे या पैर ही ना उठे, तो उससे मतलब है कमजोरी आना. ठीक है.
पर आप हमें जरा बताएंगे कि ये ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या, होता क्या है और ये ब्रेन से कैसे संबंधित है? ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, इसमें या तो दिमाग में खून की नस फट जाती है या खून की नस बंद हो जाती है, जो आर्टरी ब्रेन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके जा रही है, या तो उसमें रुकावट आ जाए। इसको हम इस्चीमिक स्ट्रोक कहते हैं, 80 to 85% पेशेंट में होता है, या वो नस फट जाती है, उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ये दो तरीके का है, इस्चीमिक है और हेमरेजिक है। 80 to 85% में इस्चीमिक होता है और 15 से 20% में हेमरेजिक होता है। ठीक है। आपने ये भी कहा कि बिना टाइम वेस्ट किए अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, सडनली आते हैं, तो मरीज को हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर आपने ये बोला स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो होता है जिसमें स्ट्रोक को कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट करने की क्षमता होती है। इसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, साथ में न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसको हम टर्सरी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्ट्रोक के बारे में जब बात करें तो एक और चीज आगे आती है जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में अगर आप पेशेंट को लेके जाते हैं तो उनकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये गोल्डन आवर क्या होता है? ये गोल्डन आवर जैसे फर्स्ट 3 आवर्स, 3.5 to 4.5 आवर्स गोल्डन आवर्स होते हैं। इसमें क्या है, अगर आपको ये सिम्टम आए स्ट्रोक के, आप तुरंत से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आ गए, हमने आपकी जांच कर ली, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका इस्चीमिक स्ट्रोक है। इस्चीमिक स्ट्रोक मतलब खून की नली रुक गई है। अगर आप गोल्डन आवर्स में आ गए तो हम एक इंजेक्शन देते हैं, उससे आपके खून की नली जो रुक गई है वो खुल जाती है, जो क्लॉट है वो डिजोल्व हो जाता है, तो आपकी जो पैरालिसिस है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। और यदि आप मान लो 3.5 घंटे या 4.5 घंटे से लेट हो गए, अप टू 6 to 8 आवर्स उससे पहले हम एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन है, अगर बड़ी नली बंद हुई है तो उसको हम कैथ लैब में ले जाके ऑपरेशन करके भी खोल सकते हैं, तो आपकी रिकवरी 100% हो जाती है। तो ये जो आवर्स हैं ये गोल्डन आवर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो गोल्डन और आवर्स में आने से, हाँ, गोल्डन आवर्स में आने से आपकी रिकवरी 100% हो जाती है। अगर आप गोल्डन आवर में स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पे पहुंच गए तो आपके जो बचने की संभावना है वो काफी अच्छी हो जाती है। और अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट भी गोल्डन आवर में चले जाए तो उनकी भी रिकवरी 100% होती है क्या? गोल्डन आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्चीमिक स्ट्रोक के लिए है, और हेमरेजिक स्ट्रोक में भी अगर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में आधुनिक तकनीक क्या है? आधुनिक टेक्निक जो ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में है वो बेसिकली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, जो लार्ज वेसल ऑक्लूजन में हम कैथ लैब में ले जाके स्टंट से उस क्लॉट को रिट्रीव कर लेते हैं, वो मॉडर्न टेक्निक है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में जैसे एनुरिज्म ब्लीड है उसमें हम कॉइलिंग करते हैं, वो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, आधुनिक तकनीकी है। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या हम कह सकते हैं कि जिसको ब्रेन स्ट्रोक है, अगर वो गोल्डन आवर में पहुंच जाए तो ये ब्रेन स्ट्रोक को जड़ से ठीक किया जा सकता है? हाँ, ऑलमोस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक को जड़ से ठीक किया जा सकता है? हाँ, ठीक किया जा सकता है इसको। डॉक्टर गुप्ता, किन लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है? हाँ, मैं इसका जो रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के, बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। एक तो मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इंक्रीजिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ रिस्क स्ट्रोक का बढ़ जाता है। दूसरा जेनेटिक, आनुवांशिक, जिनके फैमिली में किसी को स्ट्रोक हो चुका है उनको स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर कंट्रोल करके रहेंगे, ओबेसिटी है उसको भी हम कंट्रोल में रखेंगे तो स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे उससे भी स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम कंट्रोल में रखें, रेगुलर स्लीप लें, और ये फास्ट फूड, ऑयली चीजें ये कम खाएं, इस सब से स्ट्रोक का खतरा कम होता है।
ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, अगर किसी का जेनेटिक रिस्क हाई है स्ट्रोक के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं प्रोएक्टिवली अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, ताकि उनको स्ट्रोक ना आए? क्या ब्लड थिनर्स उनके लिए रेकमेंड किए जा सकते हैं? कुछ सोल्यूशन है कि अगर आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की, वहां आप हाँ, अपना उसकी रिस्क कम कर सकें? जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक्स है, तो उनके लिए एक तो ये देखना है कि वो फैमिली हिस्ट्री में किस स्ट्रोक किया है, हेमरेजिक स्ट्रोक की है, तो दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। अगर मान लो हिस्ट्री में स्ट्रोक की है, तो उनको अपना जो ब्लड प्रेशर या जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनको कंट्रोल में रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेनी है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, कोई अल्कोहल नशा वगैरह करते हैं वो सब ना करें, और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, और वो एनुअली या बाई एनुअली स्ट्रोक स्पेशलिस्ट से मिलते रहें, रेगुलर सीटी, एमआरआई या एमआरएनजीओ या डीएसए करके उनकी जांच करके स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर हैं हम उनको स्ट्रेटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी की फैमिली में हेमोरेजिक स्ट्रोक का अगर कोई हिस्ट्री रहा हो, वो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, उसका भी हम एनुअली एमआरएनजीओ करके या डीएसए करके देख सकते हैं कि कोई एनोरिज्म तो डेवलप नहीं हो रही है, कोई वेस्कुलर लीजन, मालफॉर्मेशन तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा डेवलप हो रहा है तो उसके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एनुअली क्या टेस्ट है इसके लिए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? जैसे ब्रेन एनोरिज्म है, उसके लिए हम एमआरएनजीओ भी करते हैं, सीटी एनजीओ भी कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट उसके लिए डीएसए होता है, जिसको हम ब्रेन की एंजियोग्राफी कहते हैं, 4 वेसल एंजियोग्राफी। उसे करके हम पता लगा लेंगे कि अगर कोई एनोरिज्म है ब्रेन में, तो हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली उसकी कॉइलिंग कर देंगे या फ्लो डाइवर्टर लगा देंगे, तो वो रप्चर नहीं करेगी। अच्छा। डॉक्टर गुप्ता, आजकल हम देख रहे हैं कि काफी यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड के बाद स्ट्रोक के भी केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपने भी अपने क्लिनिक में ये देखा है? कुछ हाँ, रिलेशन है क्या कोविड या वैक्सीन का क्लॉटिंग या ब्लड ब्रेन स्ट्रोक को लेकर? ब्रेन स्ट्रोक यंग में भी काफी देखने को मिल रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, और दूसरे स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कोविड के बाद, कोविड एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, उसमें हार्ट अटैक के साथ ब्रेन अटैक का इंसिडेंस भी काफी बढ़ गया है, ये देखा गया है। पर कोई कोरिलेशन है, कुछ प्रिवेंशन जो हम कर सकते हैं? क्योंकि अब कोविड तो खत्म हो गया है, पर हम चाहते हैं कि ये सडन जो बीमारियां आ रही हैं, इनसे किसी तरह बचा जाए। ओके, द गुड लाइफस्टाइल इज द वन दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग, और मेटाबॉलिक डिजीजेस को दूर रखना सबके लिए, हाँ, हार्ट, उसको किडनी कंट्रोल और करना। ब्रेन हेल्थ के लिए सब जगह हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता फॉर स्पीकिंग विद अस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दी गई जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी। हम सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल्स की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के लिए आपसे जुड़ने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार।